हेलो बच्चों। आज हम लोगों को पढ़ना है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में जान ही रहे हैं हम लोग क्या क्या आता है। उसमें क्या क्या आता है भाई? एक्सीलरेशन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस आएगा। इसके अलावा आप स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। चार चीजें। पांचवी चीज आपकी एक जर्क है। काइनेमेटिक्स बच्चों होता क्या है? तो हम इसको बोलते हैं, देखो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा नहीं, आप जनरली सुन लीजिए और अगर आपको लिखने की जरूरत लगे तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, उसमें समझ आता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग टू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मोशन को स्टडी करेंगे। हम वो चीजें जो जनरली जो मोशन कॉज करती है उनको स्टडी करने की जरूरत यहाँ नहीं है। उसको हम लोग स्टडी कर रहे होंगे लॉज ऑफ मोशंस में, है ना। जैसे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उसमें हम लोग उसको स्टडी करेंगे। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है काइनेमेटिक्स। और बच्चों काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख ली, इसके अलावा हमें जो सबसे अच्छा या समझने के लिए जो एक चीज चाहिए, बेस चाहिए, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम लोग एक चीज समझना चाहेंगे, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी एक ऑब्जर्वर को एक बॉडी के मोशन को समझने के लिए उसे क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, किन मतलब कितनी चीजें चाहिए होंगी अगर वो किसी बॉडी के मोशन को समझना चाहता है एज ए ऑब्जर्वर। तो उसको एक तो टाइम क्लॉक चाहिए होता है और दूसरा चाहिए होता है उस पर्टिकुलर बॉडी का कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है आप लोगों को पता होगा। अगर हम लोग एक्स वाई और जेड बनाते हैं, देखो ये जेड हम इधर बना रहे हैं, इसका बेसिक रीजन है क्योंकि ये प्लेन के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है। सो दैट इज अवर रेस्ट्रिक्शन दैट वी कैन नॉट ड्रॉ दैट जेड डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन। ये पॉसिबल नहीं है इस तरफ ड्रॉ करना, है ना। तो इसमें अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी डेफिनेशन दूं तो आप लोग जानते होंगे, ये एक्स डायरेक्शन हुई आपकी, ये वाई हुई और ये जेड एक्सिस हुआ। और इसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर वगैरह भी अभी आज सीखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। और अगर आपको मान लीजिए वेक्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है, या जो अगर अभी आपने वेक्टर नहीं पढ़ा है तो उसको आप पढ़ लेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं, लेकिन आप फिर भी साथ में समझते हुए चलेंगे और हो जाएगा काम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? तो हम इसमें लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जर्वर wants to study the motion of an object, then he need two things to understand the motion। तो इसमें बच्चों दो चीजें क्या क्या है? पहली चीज तो है हमको एक टाइम क्लॉक चाहिए होगा जो कि ऑब्जर्वर के पास हो, और दूसरा हमें चाहिए होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। ठीक है, यहां तक आ गई होगी बात समझ में, उम्मीद है। अच्छा बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? आप यूं समझिए, जब आप किसी चीज को देखते हैं कि विच बॉडी इज एक्चुअली स्टेशनरी एंड विच बॉडी इज इन मोशन, आपकी कौन सी बॉडी स्टेशनरी है और कौन सी बॉडी मोशन में है, तो ये तो रिलेटिव टर्म्स है। इफ वन बॉडी इज इन मोशन दैट मीन्स द ऑब्जर्वर इज एक्चुअली इन रेस्ट। आ रही है ना बात समझ? ये रिलेटिव टर्म्स मैं समझाता हूं इनको, ये बहुत आप लोग इनको अलग अलग पढ़ते होंगे, लेकिन ये सब आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। अच्छा, इसको समझने के बाद हम लोग एक हेडिंग लगाएंगे, वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है बच्चों? आप रेस्ट एंड मोशन को इस तरह से डिफाइन करें, आप कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रिलेटिव टर्म्स है विच डिपेंड्स। किस पर डिपेंड करेंगे बच्चों? तो आप कॉमन सेंस लगाएं। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम बोलेंगे विच डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे सर? ये भी तो समझाइए, आप कहना क्या चाहते हैं। देखो बच्चों, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन है कोई जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है,
आप इसकी विंडो से देखते हैं, आप विंडो से देखते हैं तो आपको जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम ऑब्जर्वर हैं, क्योंकि मोशन हमारा हो रहा है और हम जब बाहर खिड़की से देख रहे हैं, विंडो से बाहर देख रहे हैं, तो हमें देखो मोशन किसका हो रहा है, ट्रेन का। हम उस समय अपने आप को रेस्ट मान लेते हैं, तो जो बाहर रेस्ट में चीजें हैं वो हमें मोशन करती हुई दिखाई देती है। अगर आप कार से जाते होंगे तो आपको सड़क में जो पेड़ होंगे चारों तरफ, वो पेड़ आपको लगता होगा कि ट्रेवल कर रहे हैं। ये क्या है, ये रिलेटिव है, या आप रिलेटिव मोशन बोल सकते हैं इसको, है ना। तो आप ऑब्जर्वर हैं उस समय। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि जिस बॉडी को हम रेस्ट में बोल रहे हैं बच्चों, वो मोशन में भी हो सकती है। जैसे अगर हम लोग अर्थ पर बैठे हैं, अगर हम लोग सपोज करो एक रूम में आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप इस समय रेस्ट में हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको मार्स से देख रहा होगा तो उसको तो अर्थ कैसी लग रही होगी, मोशन में, तो आप भी मोशन में लगेंगे, जबकि आपको खुद में क्या लग रहा है कि आप रेस्ट में हैं। रिलेटिव टर्म्स का मतलब समझते हैं, आप जिस एंगल से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं उस हिसाब से आपको चीजें दिखाई देती हैं। अगर आप सपोज करिए आप खड़े हुए हैं रोड पर और आप किसी बस में एक व्यक्ति को देखते हैं तो आपको वो मोशन में दिखता है, जबकि वो बस के अंदर रिलेटिवली रेस्ट में है। और जब वो व्यक्ति आपको बाहर देखता है तो वो तो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू द बस, और आप उसको कैसे दिखेंगे, मोशन में, और खुद को कैसा मान लेगा, रेस्ट में। आ गई होगी बात समझ में। अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन में टाइप्स कौन कौन से हैं, है ना। मैं एक चीज और बता दूं बच्चों कि इसमें हम लोग अभी इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले क्या है, तो मेनू हम लोग डिसाइड कर लें और उसमें कुछ चीजें आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें एक तो आपका हो जाएगा डिस्टेंस, दूसरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा हो जाएगा आपका स्पीड, चौथा हो गया एक्सीलर वेलोसिटी मान लेते हैं चलो, फिफ्थ है एक्सीलरेशन, और सिक्स्थ आपका आ जाता है जर्क। ये जनरली आईआईटी और नीट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे उस लेवल की, और फिर इसको भी समझा जाएगा। अच्छा, अब आज हमको जो पढ़ना है बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है उसकी किसके तरफ रिवॉल्व करेगा, तो इन दोनों टॉपिक्स की तरफ रिवॉल्व करेगा, चारों तरफ। अच्छा, कोशिश करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में से कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन अगर मान लो टाइम अलाउ नहीं कर पाएगा तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों अगली चीज है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। आप मोशन में जानते होंगे हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, कभी टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, कभी थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती हैं, इनको समझने का तरीका क्या है, इजीएस्ट तरीका क्या है, सबसे सिंपल तरीके से आप फिजिक्स को किस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करें बच्चों, तो हम एक तो बोल देंगे वन डायमेंशनल, ठीक है, मैं पूरा लिखूं, इतने से काम चल जाएगा। इसको हम लोग बोल दें टू डायमेंशनल, और इसको बोल दें थ्री डायमेंशनल। बच्चों वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, आप फिजिक्स की लैंग्वेज में आएंगे तो जनरली आपको लीनियर मोशन दिखता है। इसी लीनियर मोशन को फिजिक्स में बोलते हैं रेक्लाइनर मोशन। क्या बोलते हैं, रेक्लाइनर मोशन, है ना। और फिर इसको जो अगर हम एग्जांपल देखें बच्चों, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जो भी बॉडी, देखो रिक्लाइनर मोशन जरूरी नहीं कि आपका एक्स डायरेक्शन में हो, वाई में भी हो सकता है। अगर हम वाई में जा रहे थे बाद में हम वापस आ गए तो एक डायरेक्शन में मोशन हुआ, हम एक्स में जा रहे थे तो हमारा लीनियर मोशन है, वर्टिकल मोशन हो गया। बात तो एक ही है। हाँ, जब तक उसमें कुछ ना कुछ दूसरे चेंजेस नहीं आते। अगर हम 2D में देखें, अच्छा इसमें अगर मैं एक पॉइंट और लिखूं बच्चों, तो हम कह सकते हैं ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजेस विद टाइम, ठीक है बच्चों। और एक्स वाई जेड जिसमें भी हम मान के चल रहे होंगे तो वो अपना टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों बोला ये भी आप समझिए। मैंने आपसे बोला कि आप एक पेड़ से 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ट्री एट अ 50 किलोमीटर डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि आप मान लीजिए यहाँ कहीं पर पेड़ है, ऐसा मान लें, हमारी ड्राइंग बड़ी अच्छी है आप समझ लेंगे, तो ये हो गया हमारा कोई एक पेड़ है, और इससे हमने बोला 50 किलोमीटर दूर है। तो क्या मैंने डायरेक्शन बच्चों डिफाइन की है, नहीं डिफाइन की है। तो आप 50 किलोमीटर पर यहाँ हो सकते हैं एज ऑब्जर्वर, आप यहाँ हो सकते हैं, आप कहीं पर भी हो सकते हैं। नहीं तो इसके तो इनफाइनाइट डायरेक्शंस बन सकती है ना, आप कहीं पर भी हो सकते हैं, आप 50 किलोमीटर दूर है, बस इतनी बात है। अच्छा, टू डायमेंशनल में बच्चों समझे, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको
ये कैसा होगा? तो इसके अंदर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजेस विथ टाइम। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होंगे बच्चों? 2 चेंज हो जाएंगे। तो इसका अगर हम एग्जांपल ले लें, देखो समझना बड़ा आसान है, तो एग्जांपल समझिए। पहला आप ले सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और आप दूसरा ले सकते हैं सर्कुलर मोशन। क्या ले सकते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब अगर हम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना चाहें बच्चों एज अ एग्जांपल लेकर, तो हम एक एक्स वाई ग्राफ हमने बना लिया, और हमने कहा कि मैंने एक स्टोन फेंक दिया इस डायरेक्शन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u हुआ करती थी। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर इसको हमने फेंका है तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? ये अपने वापस आ जाएगा पोजीशन पर। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, हमने इस पोजीशन को मान लिया कि ये x1 है, तो तुम ध्यान से इधर मिला दोगे इसको, और ये क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। देखो, 2 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एक साथ चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस जगह पर देखूं और मैं मान लूं कि इसके कोऑर्डिनेट x2 है और मैं इसको यहां से मैच कराऊं, तो ये मेरे पास निकल कर आएगा y2। देखो जो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तीसरा है, थर्ड वाले में आप लोग क्या लिख सकते हैं? ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजेस विद टाइम। ठीक है, इसमें अगर हम बच्चों एग्जांपल लें, ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? अभी हम लोगों ने बनाया था मतलब x y और z। ये याद रखना, ये आप अगर एक्सिस समझ नहीं पाते तो अपना कॉर्नर देखिए, रूम का कॉर्नर, उसमें आपको जो सबसे ऊपर परपेंडिकुलर दिखेगा उसको आप y मान लीजिए, उसके सामने वाली डायरेक्शन को आप क्या मान लेंगे? x, और उसके परपेंडिकुलर आप मान लीजिए दूसरी तरफ z है। तो इसमें z हम लोग सामने नहीं बना पाते, तो हमेशा एंगल कैसा रहता है? 90 डिग्री। तो ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस चेंजेस विद द टाइम। अब अगर इसमें एग्जांपल लें बच्चों, तो आप कह सकते हैं मोशन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा अगला आप ले सकते हैं गैसियस या गैसेस का आप ले सकते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो भी हैं आपके, है ना। इसके अलावा आप कह सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स, वो भी आपका कैसा मोशन दिखाते हैं? 3D मोशन दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक आ गई होगी बात समझ, उम्मीद है। इस पे कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन वाइश्चन नहीं बन सकता, बस ये क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि ये 3D की बात हो रही, 2D की बात हो रही। तो हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो है 1D, वन डायमेंशनल मोशन, या आप कह सकते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपका चैप्टर का नाम ये है। तो अगर हम इसको रफ कर दें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अच्छा, इसके बाद जो बच्चों हमको समझना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको कैसे समझें? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे समझा जाए? तो पहले तो लिख लें फटाफट, हम इधर लिख लें, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, तो मैं डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा, हालांकि मैं इसमें पॉइंट दे दूंगा बहुत सारे, ताकि आप यूज कर पाए अपने किसी एग्जाम में, पर्टिकुलर एग्जाम में। तो अगर हम मान लो कोई एक ए मान लें ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट हम मान लें बी, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो जो भी रही हो, और एक पाथ ये हो गया, एक हमने पाथ को सपोज किया, हमने कह दिया कि कोई एक पाथ ऐसा है ना। इस पाथ को हमने बोला ये ए है, इसको हमने बोल दिया बी है, और इसको हमने बोल दिया सी है। अगर हम आपसे इसमें पूछे कि डिस्टेंस कितनी है बच्चों, तो हम अगर ए से हमको बी तक जाना है तो हम कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं, वो डिस्टेंस है ना। तो आप कह सकते हैं ए बी एंड सी, ये क्या है? ये सारी की सारी डिस्टेंस है। अगर बच्चों मैं बी की बात करूं तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये इक्वल टू हो जाता है किसके बच्चों? डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब ये हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ रही होगी बात समझ? अच्छा, अब अगर हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या देखना हो, रिलेशन देखना हो, तो वो रिलेशन क्या निकलता है? समझिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये सर कैसे हो गया? आप कैसे ये बताना चाहते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या है? डिस्टेंस है। और अगर मैं यहां से आता हूं तो ये इस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जा रहा है ना। इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी क्योंकि हम घूम के आ रहे हैं।
हमारा पाथ स्ट्रेट नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहा वो, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस, अच्छा एक चीज और भी है, डिस्टेंस कैसी कितनी हो सकती है बच्चों, तो हम एक ऑब्जेक्ट से लेकर दूसरे ऑब्जेक्ट तक इनफाइनाइट डिस्टेंसेस से जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो, देखो ना, हम इधर से ऐसे ऐसे जा सकते हैं, हम कोई दूसरा पाथ फॉलो करें ऐसे आ जाए, कोई इधर से पाथ फॉलो करें ऐसे आए, तो इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हो जाएंगे। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एक यूनिक वैल्यू होती है, सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अच्छा, यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब इसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लासीफाई करें कुछ बेसिस या कुछ टर्म्स पर कि किस तरह से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट है डिस्टेंस में, इसको हम लोग बच्चों लिख सकते हैं, इट इज अ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। एक्चुअल पाथ लेंथ का मतलब हम कहीं से भी चले, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाए तो हम कह सकते हैं इट इज अ वेक्टर, आपको दिख रहा होगा ये वेक्टर, ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। एंड ये तो हो गया क्या, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम अ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड is the shortest path length। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, आप पढ़ के देखें। इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इट्स मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। मैं अभी सब बना के दिखाने वाला हूं कि ये वेक्टर किस तरह से हम लोग बोला है, ठीक है। अभी आप इसको याद रखिए कैसा है, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, अगर हम इसमें बच्चों दूसरा पॉइंट ले लें तो आप कह सकते, आपको ये तो पता ही होगा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। और अगर मैं इसमें आऊँ तो आपको पता है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, और उसमें डायरेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसमें आए, थर्ड पॉइंट ले लें, थर्ड पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा इसका, डिस्टेंस डिस्टेंस इफ लगा लो, है ना, इफ डिस्टेंस इज 0 दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर डिस्टेंस 0 हुई तो हम मानेंगे बॉडी रेस्ट में है। और हम इसका जस्ट अपोजिट इसके अंदर देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज जनरेट हो जाती है। क्या क्या जनरेट हो जाता है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ देन द बॉडी ईदर एट रेस्ट और एट इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। अगर डिस्टेंस 0 है तो बॉडी पक्का रेस्ट में है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ दैट मीन्स वो रेस्ट में भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है, जहां से वो चली थी उसी अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गई हो। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने अभी एक बात की थी कि इसमें कितनी वैल्यूज होती है बच्चों, तो हम कह सकते हैं इनफाइनाइट वैल्यूज, मतलब इनफाइनाइट तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अप्रोच को देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसमें हम कहेंगे only one unique value, क्या बोल देंगे, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू ही पॉसिबल है। अच्छा, फटाफट इसको समझ लेते हैं, एक एक पॉइंट को एक दोबारा समझ लेते हैं। इट इज अ एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल पाथ लेंथ है, जो भी हम देख रहे हैं सारी की सारी एक्चुअल पाथ लेंथ है। इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन बच्चों, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं ऐसा लगा दूं, तो इनिशियल टू फाइनल ये क्या हो गया,
टेल, ये क्या हो गया, हेड। हमने वेक्टर ड्रॉ किया तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या थी बच्चों, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन द बॉडी इधर एट रेस्ट और एट इट्स फाइनल पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ए से बी तक हम कहीं गए और यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है, आ रहा होगा समझ में। हाँ, अगर हम मान लो ए से बी तक पहुंचे तो हम अगर यहीं से वापस आ जाए बच्चों तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में हो जाएगी, आ ही रहा होगा समझ में। अच्छा, लास्ट चीज क्या है, लास्ट थी इसकी एक यूनिक वैल्यू पॉसिबल है, हम लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं इस पर। इसके अलावा इनफाइनाइट वैल्यूज क्यों है बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस हम एक ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए बहुत सारे पाथ कवर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका घर कहीं पर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में और आपको अपने स्कूल से घर जाना है, तो जरूरी थोड़ी ना कि आप जो एक पाथ फॉलो करते हैं वही पाथ फॉलो करें, आप घूम फिर के आ जाए इधर उधर से। तो डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है, आप दूसरी सिटी चले जाएं, वहां से वापस आए अपने घर। हालांकि ये पागलपंती होगी लेकिन डिस्टेंस तो है ना। अच्छा, देखो फिजिक्स है बहुत हलवा, आपको बस सिर्फ और सिर्फ ठीक ठाक टीचर की आवश्यकता है। और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आप लोग पेशेंस रखें। जितनी भी ये आईआईटी जेई और ये सारी कोचिंग्स हैं, इन सब का मटेरियल हम यही यूट्यूब पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा का पूरा फ्री मिल जाए। हालांकि कोशिश में वो होगा सारा का सारा फ्री ही, और मैं कभी भी अपना कोई भी पेड कोर्स में दुनियादारी नहीं लाने वाला, ये सब मेरे को नहीं समझ आता है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा फ्री मिलेगा, बस मुद्दा ये है कि मेरे पास टाइम रहे तो मैं बनाता रहूँगा वीडियो। अच्छा, हम लोगों ने बच्चों समझ लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। डिस्टेंस, स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पर, है ना। इसकी बातचीत करेंगे कभी जब हम लोग को मौका मिलेगा। अच्छा, अगर हम लोग अगले टॉपिक की बात करें तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, वेक्टर, होपफुली दिख रहा होगा क्योंकि ये मार्कर बहुत हल्का चल गया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, इसको भी समझा जाए। अभी हम उतनी देर से एक्स वाई और जेड डायरेक्शन बना रहे हैं, बहुत समय से बना रहे हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। हमने क्या कहा, देखो बच्चों एक पोजीशन वेक्टर जरा सा पहले समझते हैं, उसको समझने से पहले, है ना। मान लो ये वाई है, ये आपका एक्स है और ये आपका जेड हुआ। अगर मैं यहाँ से एक एरो ड्रॉ करूँ और मैं कहूँ कि इस पी की पोजीशन क्या है इस समय, तो आप फटाफट बोल दीजिएगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ये हो गया डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम इसमें यहाँ पर मान लो पोजीशन माने और हम कहें कि इनिशियल पोजीशन इसकी ए है इस तरह से, और इसको हमने मान लिया R1 वेक्टर, और हमने बोला फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ पर है, इसको हमने बी माना और इसको बोल दिया R2 वेक्टर, और इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हुआ बच्चों, AB वेक्टर, ठीक है। आ रही होगी ना बात समझ। तो अगर हम ए के कोऑर्डिनेट्स देखें बच्चों, तो देखो हम लोग अभी यहाँ देख चुके हैं, तो x कॉमा वाई कॉमा जेड था, तो अगर हम ए के यहाँ लिखेंगे तो क्योंकि दो हो गए हैं तो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, देखा कितना इजी था। इसके अलावा अगर हम बी के देखें तो ये हो जाएगा x2 कॉमा y2 कॉमा z2, तो हमको दोनों के पोजीशंस पता चल गए कि कितने कितने कोऑर्डिनेट पर रखें, क्योंकि हम लोग शुरुआत में लेके चले थे कि अगर हमको क्या नहीं पता होगा, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तो हम मोशन नहीं जनरेट कर पाएंगे या हम दिखा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, इसके बाद अगली चीज क्या है, अगर मैं इसी का बच्चों इनिशियल वेक्टर लिखता हूँ, है ना। इनिशियल देखो लिखना बड़ा सरल काम है, आप बस समझते जाइए, और ये मत सोचिएगा कि आपको वेक्टर नहीं आता तो आप ये समझ नहीं सकते, आराम से समझ सकते हैं। इसमें भी एक रूल भी लगेगा, वो मैं समझा दूंगा, देखना कितना हलवा होता है। अगर मैं बात करूं इनिशियल पोजीशन वेक्टर की, और इसको हम लोगों ने बच्चों क्या मान रखा है, R1 वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए वेक्टर जैसे आता है तो आई कैप जे कैप के कैप लगता है, याद रखना है ना। ये क्या आ जाएगा, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। यहां तक तो किसी की समस्या नहीं, क्योंकि सब लोगों ने 11th में देखा ही होगा। अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर देखें, ठीक है, ये क्या है, ये R2 वेक्टर था, याद करिए, ये क्या हो जाएगा, वो आपका सामने लिखा हुआ है, ये क्या था, x2 आई कैप y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, यहां तक आ गई बात। अच्छा, अब बच्चों हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये AB, जो AB वेक्टर है इसको निकालना है। अच्छा, ये AB वेक्टर निकलेगा कैसे,
ये भी सोचने वाली बात है। तो इसके लिए बच्चों एक रूल लगता है, मैं लिखता यहाँ हूँ, समझावा देता हूँ। देखो जरा, मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ हटाओ, पहले पहले ट्राइंगल लिख देता हूँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, आप लोग को मैं ये वेक्टर में पढ़ाऊंगा तो आप परेशान मत होइएगा, हालांकि आप यहाँ भी समझ जाएंगे। जो टीचर कहते हैं ना ये आपके लिए बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं होता है, आपको बस समझाने वाला आदमी ठीक नहीं मिल रहा है। देखिए आपको ये पता था कि पोजीशन है, ये वाली पोजीशन इनिशियल पोजीशन मान लीजिए, अब ये ओ है, हमने ओ मान लिया। यहाँ से एक वेक्टर खींचा, हमने इसको बोला था ए है। यहाँ से एक दूसरा वेक्टर खींचा, हमने इसको बोल दिया बी है। और इन दोनों को इस तरह से इसकी टेल की इसके हेड से मिला दिया, इसको हम लोगों ने बोला था R1 है, ये AB है। वही वाला फिगर देखिए मैंने इतना उठा के यहाँ रख दिया है, ये हो गया R2 वेक्टर। अब हमारा एडिशन बच्चों कैसे होता है आप याद रखिएगा। अच्छा मैं हटाऊँ इसको, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ और इजी बना के, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। मैं इसको इतना इजी बना के समझाता हूँ। देखो मैं इसको मान लेता हूँ बच्चों कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। हटाओ ना उसको, R1 R2 तो बाद में चिपका लेंगे। अच्छा वेक्टर एडिशन क्या होता है, दिस वेक्टर देखो जो भी टेल और हेड को फॉलो करेगा उन दोनों को ऐड करेंगे। तो इधर से देखो गए थे, ये टेल थी, हेड आया, टेल आया, हेड आया, लेकिन यहाँ पर हेड हेड हो गया, तो अब इनको नहीं ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। अभी बात समझ में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। अब यहाँ लगा दे, अब ध्यान से देखो, इसकी टेल इसके, देखो इसका हेड इसकी टेल से एडेड था, तो इन दोनों को ऐड करना है, इसको क्या करना है, इक्वल टू में रखना है। फटाफट लिखो, R1 वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। बोलो बोलो, आ रहा है समझ में। अब अगर मुझे बच्चों ये AB वेक्टर चाहिए और इसके बाद हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितनी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, निकालते फटाफट। तो अगर हमको AB पता चल जाए तो ये आ जाएगा R2 वेक्टर। देखो आप लोग को इसको उधर ले जाना तो आता है भाई, सबको आता है, माइनस किया और R1 वेक्टर लिख डाला। क्लियर है, इजी लग रहा होगा, पक्की बात है। इसी को बहुत लोग बताते हैं कि एकदम क्या ही बोलूं मैं। अच्छा रखो भाई जरा, हम लोग को R2 पता है बच्चों, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर था। R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, आप रख सकते हैं। तो हम रखना शुरू करें। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा AB वेक्टर इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों ये भी बहुत इजी है। जब भी हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं तो जो एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, R2 का मतलब क्या हुआ, देखिए x2 हुआ, ये है ना पूरा R2, और इससे अगर हम माइनस करें तो हमारे पास बनेगा x2 माइनस x1 आई कैप। आ रहा है समझ में, x2 माइनस x1 R2 माइनस R1, x2 माइनस x1 R2 माइनस R1 आई कैप, प्लस y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहां तक समझ आ गया होगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और जो भी कॉमन मिला उसको लिख लिया। ये आ गया हमारे पास पोजीशन, AB की पोजीशन। अब बच्चों अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आप याद रखिएगा। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, मान लो हमको किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो यहाँ इसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना, तो ये आ जाता इस तरह से, मान लो ऐसा, ठीक है। ये कैसा था, अंडर रूट जितने भी अंदर एलिमेंट है, मान लो x y और z है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते अगर, तो ये बनता x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकाला था, मॉड लगाते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है। फटाफट मैग्नीट्यूड निकाल दो। AB का जैसे ही मैग्नीट्यूड निकाला, ये इसका स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आप लोग कितनी इजीली समझ गए कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, या इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोल सकते हो, बोलूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ गया होगा यहां तक समझ में। अच्छा अब इसके आगे थोड़ा और चलते हैं, अब थ्योरी यहीं पर समेट दो और कुछ क्वेश्चंस करके देख लीजिए फटाफट। मजा आ गया होगा आप लोगों को आज, है ना, क्योंकि स्कूल में पढ़ा होगा और ये चैप्टर लग रहा होगा कि एकदम
जोरदार है, समझ नहीं आ रही 11th की फिजिक्स, है ना, बहुत इजी है। अब आप ही लोग बताओ इजी है कि हार्ड है। अच्छा, आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। मैंने आपसे एक चीज़ पूछा, मैंने कहा, इधर मैं लिख लूँ, पहला क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा विच कर्व इज पॉसिबल, है ना, पॉसिबल में कैसे गायब हो गया, पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, अब हो जाएगा। इस कर्व इज पॉसिबल, हमने आपको ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन क्या है, मैंने ये ग्राफ बनाया इस तरह का, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इधर मैं फटाफट मान लूँगा ये टाइम है इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस है इस डायरेक्शन। हमने जैसे ही बनाया ग्राफ को, हमने पहला ग्राफ ये बना दिया, दूसरा ग्राफ लिया, फिर से बनाया, सेम चीज़ आ रहा होगा ना समझ में। ठीक है, मैं बहुत आराम चल रहा हूँ क्योंकि अपने पास समय बहुत है। जो लोग कहते हैं ना कि बहुत जल्दी जल्दी चलो और समय कम है, समय आराम से है, क्योंकि आप लोग फिर जल्दी जल्दी चल के अगर समझ ना पाए तो फिर समझाने का मतलब क्या बनता है ना। ये मैंने बनाया ग्राफ और ये आपका इधर डिस्टेंस और ये हो गया टाइम। थर्ड ग्राफ हम लोग बना लें, ये हो गया आपका थर्ड ग्राफ और हमने बोला ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। इसके अलावा हम लोग फोर्थ ग्राफ बनाना चाहें वो भी बना ही सकते हैं, ऐसा जाए ऐसा, ये डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया। हमने आपसे पूछा कि विच कर्व इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा कर्व पॉसिबल है, तो आप तुरंत बोलेंगे सर देखिए डिस्टेंस हम लोगों ने लिखा था, डिस्टेंस लिखा था ना कि इट कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो सर नेगेटिव होती नहीं है ना, या कांट बी डिक्रीज, वो तो इंक्रीज भी कर सकता है, तो दोनों का केस नहीं चलता। यहाँ आप देखें तो ये y के नेगेटिव एक्सिस है, भाई साहब डिक्रीज कर गया, हटाओ उसको। यहाँ पर आप देखें ये पहले तो बढ़ा लेकिन बाद में डिक्रीज कर गया, तो डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज, खत्म। इसको देखें ये कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है या तो फिर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये आपका ग्राफ सही है। इसके अलावा इसको देखो, ये तो नेगेटिव हुआ, वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो उसके बाद लगातार डिक्रीज की, फिर इंक्रीज की, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। आया होगा समझ। ग्राफ दिखाने का एक ही तरीका है कि आप लोग को नेगेटिव और पॉजिटिव समझ आना चाहिए कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, है ना। अच्छा, इन सारी बातों के बाद 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आ रहा होगा समझ, काइनेमेटिक्स ही मिटा दिया हमने। चलो, अब हमने एक क्वेश्चन लिया और कहा, देखिए क्वेश्चन बहुत हार्ड तो आज मैं नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्ड हो जाए। फिर क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन तो होता रहता है। अच्छा, हमने क्वेश्चन लिया, हमने कहा एन पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम अ पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिया मैंने 1 मीटर, 1 मीटर एंड 1 मीटर, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, एंड रीचेस टू या रीचेस एट अ पॉइंट, और उस कोऑर्डिनेट उसके भी दे दिए हमने 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर। आ रहा है समझ में, अभी तो समझ के आ रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन ही लिख रहे हैं सर, फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप हमसे। 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर, यहाँ तक आया समझ। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड, हाँ फाइंड, पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन इधर लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। दूसरा पूछा फाइनल पोजीशन वेक्टर। थर्ड आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भी बता ही दीजिए आप इतना जब महान मान रहे हैं, ठीक है। फोर्थ अब कहा कि सब कुछ पूछ लिया है तो लेंथ भी बता दो, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, कहाँ लिख दिया भाई, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद हम लोग फटाफट करना शुरू करें। हाँ,
तो देखो जरा पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फटाफट इनिशियल को हम क्या मान लें, r1 है वेक्टर में, और इनिशियल क्या है, इसके अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, आपको याद होगा ना, अभी हम लोगों ने i j k करके लिखा था, फटाफट लिख ले, क्या आ जाएगा 1 i k 1 j k 1 k k। लिखने की आवश्यकता नहीं है 1, लेकिन मैं फिर भी दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अभी समझ रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं। और अगर हम फाइनल पोजीशन वेक्टर देखें r2, आप लोग कहेंगे सर आप r1 r2 कहाँ से मान रहे, इसको बच्चों मैंने r1 मान लिया क्योंकि मैं इतना लिखना नहीं चाहता था, इसको मैंने r2 मान लिया, मैंने इसको s वेक्टर बोल दिया, आ ही रहा होगा समझ में, और मैं जो इसको निकालूंगा वो मॉड s वेक्टर निकालूंगा, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द पाथ। अच्छा, तो अगर मैं r2 निकालूं या मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, r2 मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों 4 मीटर, मतलब 4i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ये आ गया। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते थे, r2 माइनस r1 फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा फार्मूला। तो अगर हम s निकालेंगे तो फटाफट लिख लेंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और कर लेंगे माइनस, माइनस करना आप सीख ही गए हैं। 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, बोलो मत, 3i कैप 5 4 सॉरी जे कैप है भाई, जे कैप प्लस 5 के कैप। क्लियर हुई बात, दिस 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 3 4 5 आ गया। हमको फिर फोर्थ चीज निकालनी थी, मॉड ऑफ एस, दैट मीन द पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अगर ये निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, याद करिए, x1 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, किसमें अंडर रूट के अंदर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लें फर्दर, 9 प्लस 16 प्लस 25 ऐड करेंगे तो आएगा 49, और इसको आपने सॉल्व किया तो आ गया 7 मीटर। याद रखिएगा, अगर वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट में नहीं फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं एरर किया है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। हाँ, ये क्वेश्चन ये इजी लग रहा है बच्चों, लेकिन अगर ऐसी वो कंडीशन फॉलो करवा दे तो फिर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो हार्ड लगेगा, क्योंकि जब तक मैं सॉल्व करूंगा तब तक सब इजी लगता है। ठीक है, हटा दूं इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना, हालांकि ये चौथा क्वेश्चन, अगर आप पहला वाला मान लें उसको, तो जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा 4th नंबर का। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन हम बच्चों ठीक ठाक ले लेते हैं, ठीक ठाक एक्चुअली एक काम करते हैं, एक फार्मूला डायरेक्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन लेकर। मैंने आपको क्वेश्चन बोला, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ सर्कुलर, ये आ कैसे भाई, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ना, मूविंग इन अ सर्कुलर path, particle moving in a circular path of radius r, समझ आ रहा होगा, ठीक है, रेडियस r है इसका। मैं क्वेश्चन देखो अपने आप से फॉर्म कर रहा हूँ तो वो थोड़ी दिमाग तो लगता ही थोड़ा, रेडियस r, मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस किसके डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस, इसके बाद हम अगर पाथ भी निकलवा लेना तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ displacement, magnitude of displacement when it covers an angle theta। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लें। आपका क्वेश्चन कह रहा है, if a particle is moving in a circular path of radius r, find distance and magnitude of the displacement when it covers an angle theta। यहाँ तक बातचीत है, क्या करें, सबसे पहले सर कैसे सॉल्व करें, ये देखो एक तरीका, सबसे पहले एक बनाते हैं गोला, बना दिया गोला मतलब कि सर्किल। अच्छा, इसका हमने मान लिया बच्चों कि ये जो है ये सेंटर है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस है, हम इसको रेडियस मान सकते हैं, तो हमने बोला ये भी आर है, ये भी आर है, ये कोई पॉइंट ओ है जो कि सेंटर था, इसको मिला दिया। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखें आपको एंगल पता होगा, एंगल का फार्मूला ये क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जो भी ये एंगल है थीटा, ये कैसे निकलेगा, ये क्या है, आर्क है,
जितना भी पोर्शन ये वाला है ये इसको बोलते हो आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, अगर बच्चों यहीं से दूसरा अपना जुगाड़ लगा लें, कैसे? आर्क क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आर्क को मान लिया, डिस्टेंस दिया जाएगा रेडियस इनटू एंगल, दैट मींस आर थीटा। आ रहा है समझ में? है हलवा? अच्छा, अब इसी चीज को, अच्छा डिस्टेंस इक्वल्स टू आर थीटा हो गया। अब बच्चों हमको सपोज करो निकालना क्या है, हमको निकालना होता कि इस बीच में ये कितनी डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी, क्योंकि ये तो डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो इसके लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसको निकाल के बाहर रखो, बाहर रखें, इधर रख दें। मैंने एक काम किया, ये एंगल थीटा था अगर याद करो तो, मैंने इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, बराबर बराबर है भाई, ये समझ लेना। ये थीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि एंगल को हाफ कर लिया है। ये तो आर ही था, ये भी आर था, नाम दे देते हैं, ये ए है, बी है और ये सी है, इसको मान लिया डी है। क्लियर है? अब हमको बच्चों चाहिए क्या? अच्छा ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है दोनों, अगर आप ध्यान से देखें, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये जो नॉर्मल डाला परपेंडिकुलर, ये दोनों में कॉमन है। ये साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल भी बराबर है तो आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड सेस फॉलो कर गया। अच्छा, अब हम अगर इसको निकालना है, अच्छा एक चीज और भी, एक सेकंड, अगर मुझे इस एंगल को देख के परपेंडिकुलर पता करना है तो ये आएगा कैसे? क्योंकि कई बच्चे ऐसा भी कंफ्यूज हो गए, ये थीटा है अगर, तो ये परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। लेकिन अगर हमने थीटा ये माना तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एडी क्या हुआ? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आ रहा है ना समझ? निकाल दो। हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है? साइन में। फटाफट लगाते हैं, साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 क्योंकि एंगल यहाँ पर कितना है? थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 इक्वल्स टू ए डी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अगर हमें एडी निकालना होता तो हम एडी निकाल के लाते, ये आर इधर मल्टीप्लाई आर साइन थीटा बाई 2। आ रहा है ना समझ? हलवा है? अच्छा, इसको भी निकालते हैं अगर बीडी को, बीडी आप उसी तरह निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा, एक सेकेंड, साइन दूसरे वाले में, ये तो पहला है ना, मैं लिख दूं इन ट्राइंगल, हटाओ ना यार, इन ट्राइंगल एसीडी, और इसको लगाएंगे तो किसमें लगेगा? इन ट्राइंगल बीडीसी। ठीक, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन आर, आर आप इधर ले जाइए फिर से, तो बी डी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा बाई 2, मतलब इतनी डिस्टेंस ये आर साइन थीटा बाई 2 है और इतनी भी डिस्टेंस ये आर साइन थीटा बाई 2 ही है। तो अगर दोनों को ऐड किया बच्चों, हमसे पूछा था डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा, आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? ए बी था, और अगर मैं ए बी देखूं तो ए बी क्या था? ए डी प्लस बी डी। ए डी आया था आर साइन थीटा बाई 2 प्लस वो भी आया था आर साइन थीटा बाई 2, दोनों को ऐड किया तो आ गया 2 आर साइन थीटा बाई 2। याद रखिएगा ये कभी भी इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये थीटा का पोर्शन है, वो रेडियन में है और एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये एक फार्मूला भी होता है, इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके अगले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और एंजॉय करिए इस प्रोसेस को।